हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम एमपीपीएससी परीक्षा के लिए निशुल्क तैयारी कर रहे हैं और एक क्रमबद्ध तरीके से तैयारी करते हुए हमने लगभग नए सिलेबस को पढ़ा। और इसके बाद क्योंकि अब एग्जाम का समय आ चुका है तो हमने अपनी स्ट्रेटेजी को बदला। कल हमने आपको एक स्ट्रेटेजी वाला वीडियो बनाकर दिया था जिसमें एक सिस्टमेटिक तरीके से कैसे आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं उस पर हमने बात की थी। उम्मीद है कि इसके अनुसार ही आप अपने आप को तैयार कर रहे होंगे। आज से हम डेली बेसिस पर टारगेट देना भी शुरू करेंगे कि आप इतना जरूर पढ़ लें। हमने पिछला एक वीडियो जो बनाया था उसमें मध्य प्रदेश के साहित्यकार थे, लेकिन वो बहुत लंबा हो रहा था वीडियो, इसलिए बीच में उसे लाइट बंद होने के कारण रोक दिया था। ऐसे लाइट का प्रॉब्लम था, हम बड़ा भी बना सकते थे। उसका जो आधुनिक वाला पोर्शन बचा हुआ था जिससे आजकल प्रश्न आने लगे हैं उस पर बात करते हैं। आज का वीडियो उसी पर बेस्ड होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारे सिलेबस में एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो दिया हुआ है वो मध्य प्रदेश के साहित्यकार और उनकी कृतियां हैं। हम आधुनिक साहित्यकार जो हैं वो पढ़ने वाले हैं, साथ में जो लोक साहित्यकार हैं उनकी भी बात इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो जो साहित्यकार है उसे हमने पढ़ने के नजरिए से सरलतम तरीके से 4 भागों में बांट लिया था। प्राचीनतम इतिहासकार जिसमें हमने या साहित्यकार जिसमें हमने 5 लोगों को पढ़ना है। कालिदास हमने पढ़ा, इनकी कृतियां उनकी डिटेल्स भी मैं आपको बता चुका हूं। भवभूति हमने पढ़ा, भरथरी हमने पढ़ा, फिर बाण भट्ट हमने पढ़ा, बाण भट्ट, और फिर राजशेखर पढ़ा। ऐसे हमने 5 लोग यहां पढ़े थे। ऐसे ही 5 लोग हमने यहां पढ़े। और आधुनिक साहित्यकार वर्तमान में हमारे बचे हुए हैं, लोक साहित्यकार हमारे बचे हुए हैं। चलिए इसे आधुनिक साहित्यकारों से शुरू करते हैं। जिन लोगों ने पुराना वाला वीडियो मध्य प्रदेश के साहित्यकार वाला नहीं देखा है वो जरूर उसे देख लें। चलिए आगे बढ़े। हम पहले साहित्यकार पर बात करते हैं। आधुनिक साहित्यकारों में की लाइन अगर बनाई जाए, एक लिस्ट बनाई जाए कि कौन महत्वपूर्ण है, तो सबसे पहला नाम आता है माखनलाल चतुर्वेदी का। एक भारतीय आत्मा के उपनाम से प्रसिद्ध एक ऐसी शख्सियत जिसने भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में भी योगदान दिया हो, जिसने भारत की जनता को जागरूक करने में भी योगदान दिया हो, जिसने भारत के साहित्य को सृजित करने में भी योगदान दिया हो, वो आत्मा है माखनलाल चतुर्वेदी। इन्हें भारत में एक भारतीय आत्मा के उपनाम से जाना जाता है। बाबई होशंगाबाद में इनका जन्म हुआ, ये भी महत्वपूर्ण है। देखो, जो होश में था उसने सबको होश में ला दिया और इसी कारण से वो एक भारतीय आत्मा कहलाया। जन्म कब हुआ ये याद करने की जरूरत नहीं है। इनके क्वेश्चंस में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछा गया है वो कसाई खाना आंदोलन है। कसाई खाना आंदोलन 1920 में खंडवा में हुआ था और आपको याद रखना है कि कसाई खाना आंदोलन का नेतृत्व माखनलाल चतुर्वेदी ने किया था। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है। साथ में ये भी याद रखेंगे कि असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, इन दोनों ही आंदोलनों में इन्होंने पूरी तरह भाग लिया और भारतीय स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो इनके बारे में कुछ छोटी छोटी सी बातें हो गई। कुछ और विशेष बातें जो एग्जामिनर पूछ सकता है उन पर आते हैं। इन्होंने 3 समाचार पत्रों का प्रकाशन किया, प्रभा, प्रताप और कर्मवीर। आपको तीनों के नाम याद करने हैं। सबसे पहले इन्होंने प्रभा की शुरुआत की थी 1913 में, फिर प्रभा, प्रताप और कर्मवीर। ऐसे आप तीनों एक साथ बोलिए तो याद हो जाएगा, प्रभा, प्रताप और कर्मवीर। देखो किसका प्रताप रहता है, जो कर्मवीर होता है उसी का प्रभाव होता है और उसी का प्रताप होता है। तीनों शब्दों को एक शब्द में पुराना है और याद हो जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी एक कर्मवीर थे, उन्हीं की प्रभा रही, उन्हीं का प्रताप रहा। ऐसे आपको ये सेंटेंस एक बार बोल लेना है, याद हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा डीप वाला बात नहीं है। आगे बढ़ते 1943 में उस समय का हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा सम्मान हुआ करता था देव पुरस्कार। पूरे भारत का सबसे बड़ा हिंदी साहित्य का पुरस्कार कहलाता था देव पुरस्कार, जो आजादी के बाद में फिर साहित्य अकेडमी पुरस्कार के नाम से जाना गया। माखनलाल चतुर्वेदी को हिम किरीटनी नाम की उनकी एक किताब थी, उनकी एक रचना है हिम किरीटनी, इसके लिए उनको दिया गया बहुत बड़ा पुरस्कार है। आप समझ सकते हैं
आजादी के पहले का जो सबसे बड़ा पुरस्कार हिंदी साहित्य का हुआ करता था वो देव साहित्यकार पुरस्कार था, और वो हिम किरीटनी के लिए इनको दिया गया था। प्रथम साहित्य अकेडमी पुरस्कार 1955 में भी, जब आजादी के बाद हम अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए, तो हिम किरीटनी को ही मिला, ये भी याद रखेंगे। 1963 में भारत की सरकार ने पद्म भूषण दिया। हम पद्मश्री की बात नहीं कर रहे हैं, पद्मश्री से बड़े स्टेज पर चले आते हैं, जो साहित्य की श्रेणी में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, पद्म भूषण इनको दिया गया। लेकिन जब कुछ ही समय बाद 1967 में हिंदी को लेकर कि हिंदी राजभाषा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसको जब लेकर डिबेट चल रही थी, आंदोलन चल रहा था, उस समय इन्होंने हिंदी के पक्ष में समर्थन करते हुए, सरकार का विरोध करते हुए अपना ये जो पद्म भूषण अवार्ड था उसे इन्होंने वापस कर दिया था। इन्होंने कारण बताया कि इस हिंदी के आंदोलन के प्रति में आघात पहुंचा है, और राजभाषा संविधान संशोधन विधेयक क्योंकि पारित हो गया, उसे हम उसके पारित होने से रोक नहीं पाए, लोगों को जागरूक नहीं कर पाए, इसलिए मैं ये अपना जो पुरस्कार है वापस लौटाता हूं। इस तरीके से बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे। हम आगे बढ़ते हैं, एक विशेष बात और याद रखेंगे। पत्रकारिता के क्षेत्र में 1991 में माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। कब शुरू किया गया था? आप सब जानते हैं 1991 एक टर्निंग ईयर है हमारे देश के लिए, जब हमारे यहाँ एलपीजी रिफॉर्म किए गए। तो एलपीजी रिफॉर्म में ही याद कर लो कि साथ में हमने माखनलाल चतुर्वेदी माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार जो है वो शुरू किया। राष्ट्रीय स्तर का पत्रकारिता विश्वविद्यालय भी भोपाल में स्थापित किया गया, और उसका नाम भी माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता पुरस्कार है। पुरस्कार भी पत्रकारिता है और विश्वविद्यालय भी पत्रकारिता से संबंधित है, दोनों बातें पत्रकारिता से जोड़ लेना। 1965 में मध्य प्रदेश शासन की ओर से खंडवा में एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी के नाम से एक नागरिक सम्मान समारोह की शुरुआत की, जो बाद में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाने लगा। आपको याद रखना है, पहला जो सम्मान समारोह माखनलाल चतुर्वेदी सम्मान समारोह हुआ था वो खंडवा में हुआ था, और उसके बाद फिर क्रम से प्रतिवर्ष इन्होंने हर वर्ष एक पुरस्कार सम्मान समारोह की घोषणा की भारत मध्य प्रदेश शासन ने, जिसके बाद यह हर साल शुरू हो गया। अब हम मूल बातों पर आते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी की कुछ रचनाएं हैं जो हमें याद करनी है। कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो इसे मैंने याद करने के लिए दो भागों में पहले तो बांट लिया है। देखो, माखन कौन खाता था? कौन खाता था माखन? माखन खाते थे कृष्ण भगवान। कौन खाते थे? कृष्ण भगवान। तो इनकी एक किताब हो जाएगी कृष्ण अर्जुन युद्ध। अब ये जो कृष्ण है ये क्या है? ये देवता है। क्या है? ये देवता है, और इसी से समय चलता है, उसी से समय रुकता है, वही वो है जिससे संपूर्ण विश्व चलता है। तो याद रखना, माखन कौन खाता था? माखन खाते थे कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान क्या है? देवता, तो साहित्य के देवता। फिर समय उन्हीं से रुकता है, उन्हीं से चलता है। किसी के इरादे कुछ भी हो, समय उन्हीं से चलता है। अमीर इरादे, गरीब इरादे, चार हमने इनकी किताबें एक साथ जोड़कर याद रखनी है। कैसे याद करोगे? आप माखनलाल चतुर्वेदी में से यहां लिख दो माखन। माखन से क्या बना? कृष्ण भगवान बन गए। कृष्ण भगवान क्या थे? देवता थे। अब देवता जो है वही तो पूरे समय को चलाता है, भले ही से किसी के इरादे गरीब हो या अमीर हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो आपको चार किताबें याद हो जाएंगी। कृष्ण अर्जुन युद्ध, साहित्य का देवता, तीसरा समय के पांव, और चौथा है गरीब इरादे अमीर इरादे। आपको ये याद हो जाएगा। चलिए अब आगे आते हैं। अब यहां से ये जो हमने स्कूलों में पढ़ रखा है उसी ही दूसरा आधार बनाते हैं याद करने का। देखो, याद करने का तरीका कोडिंग हो सकता है, लेकिन हर जगह कोडिंग घुसेड़ देने से आपकी कोडिंग भी खराब हो जाती है और आपका दिमाग भी खराब हो जाता है। तो इसलिए हर जगह कोडिंग नहीं घुसेड़नी है, जहां सरलता से चीजों को जोड़ा जा सकता है वहां जोड़ना। पुष्प की अभिलाषा हमने हर बच्चे ने स्कूल में पढ़ा है कि वहां फेंक देना वनमाली जहां जिस पथ जाए वीन अनेक, ऐसे हमने एक कविता हमने बचपन में सबने पढ़ी है। तो ये पुष्प जो है वो अभिलाषा करता है कि मुझे फेंक दिया जाए या मुझे क्या बना दिया जाए, मुझे या तो हिम किरीट बना दो या हिम तरंगिणी बना दो। मतलब मुझे देखो, पुष्प कह रहा है, अभिलाषा है पुष्प की कि या तो मुझे हिम किरीट बना दो या हिम तरंगिणी बना दो, ताकि मैं समर्पण दिखा सकूं अपनी माता के प्रति। समझना इस बात को। पुष्प कह रहा है कि मुझे हिम किरीटनी बना दो या हिम तरंगिणी बना दो, ताकि मैं समर्पण दिखा सकूं अपनी माता के प्रति। कितनी अच्छी बात है। एक लाइन में ये सब जुड़ते जा रहा है।
पुष्प कह रहा है कि मुझे हिम किरीटिनी बना दो या हिम तरंगिणी बना दो, ताकि मैं समर्पण दिखा सकूं अपनी माता के प्रति, क्योंकि मेरी माता जो है वो मरण ज्वर से ग्रसित है, धूम्रवलयी हो चुका है, मतलब सब धुआं ही धुआं हो रहा है, और ये पूरा युग बदल जाएगा अगर ये माता का देहांत हो गया, तो आपको ये जोड़ना पड़ेगा। तो ये एक स्टोरी के रूप में अपने आप में जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा? बड़ी सरलतम तरीके से जुड़ेगा। पुष्प की अभिलाषा है कि वह हिम किरीट बने, हिम तरंगिणी बने, मतलब वह किसी के माथे पर सजे, या क्या मतलब वो हिम किरीटनी माने हिम तरंगिणी, हिम किरीटनी मुकुट की बात कर रही है, तो हिम किरीटनी हिम तरंगिणी अर्थात वो किसी के माथे पे सजे, वो उसके प्रति सज करके समर्पण को दिखाए, किसके प्रति? माता के प्रति, क्योंकि माता अभी मरण ज्वर से ग्रसित है, उनके आसपास सब धुआं ही धुआं है, धूम्रवलयी हो रहा है, और युग बदल जाएगा अगर ऐसी घटना घटित हो गई, मतलब माता का देहांत हो गया। तो आपको ये पॉइंट एक साथ जोड़ करके याद कर लेने हैं, तो माखनलाल चतुर्वेदी की लगभग सारी रचनाएं याद हो जाएंगी। हो सकता है इसके अलावा भी एक दो रचनाएं हो, लेकिन मुझे जो इंपॉर्टेंट लगी वो मैंने आपके सामने रख दी है, इससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। 2 पार्ट में तोड़ लिया हमने इसको याद करने के लिए। माखन कौन खाता है? माखन खाते हैं कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान है देवता। देवता जो है वो पूरा समय निर्धारित करते हैं कि किस समय क्या निर्धारित होगा, क्या घटना घटित होगी, विधाता है ना ये तो, और उसी से अमीर इरादे और गरीब इरादे बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरे कवियों पर चलेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे बहुत ज्यादा डीप ना जाए, क्योंकि इतनी डीपनेस अगर सब में रखी तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, आपको याद कुछ नहीं होगा, इसलिए मैं बाकी सब में थोड़ा कम करने की कोशिश करता हूं। अगले कवि जो हमें याद करने हैं वो है गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध जो है वो कहाँ के थे? वो श्योपुर के थे। कहाँ के थे? तो देखो गजानंद, गजानंद माने क्या होता है? गजानंद माने होता है हाथी। क्या होता है? गज माने हाथी, तो गजानन माने हाथी, मतलब कुल मिला के हाथी। तो हाथी जो है बहुत ज्यादा शोर करता है, बहुत जोर से चिल्लाता है ना, तो शोर से श्योपुर याद हो जाएगा। प्रगतिशील कविता और नवी कविता के बीच सेतु के उपनाम से जाना जाता है। इनके 2 उपनाम है। भयानक खबरों के कवि, या तो इनको ये कहा जाता है। भाई ये क्वेश्चन सीधा एग्जाम में पूछा है, भयानक खबरों के कवि किसे कहा जाता है? तो गजानन। तो देखो हाथी जो होता है वो भयानक होता है ना, बड़ा सा होता है, जब उसका हाथी पागल हो जाता है तो गांव नष्ट कर देता है। तो गज जो है वो सबको मुक्ति दिला देगा अगर उसका दिमाग खराब हो गया तो ये क्या है? भयावह खबरों के कवि हो गए, और प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच सेतु बन गए। ये भी पॉइंट याद हो जाए आपको, तो दोनों बातें याद रख लेनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध की हमें कुछ कविताएं याद रखनी है। कैसे याद रखोगे? आप सोचो कि हाथी का आप एक सपना देख रहे हो। क्या देख रहे हो? हाथी का सपना। जोड़ना पड़ेगा ना कि भैया इंसान को मुक्ति मिले। मुक्ति कैसे मिलेगी? तो इंसान को यूं तो मुक्ति मिलती नहीं है, सपने में मिलती है। इनकी एक लाइन याद रखना, मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं, मतलब हर जगह मुझे स्टॉपेज मिलते हैं। याद रखना, मुक्तिबोध ने कहा था। बड़ी फेमस लाइन है, इसे बहुत सारे कवियों ने उपयोग किया है। मैं आपको पूरी बातें याद कराता हूं। आप एक सपना देख रहे हैं गजानन, मुक्ति का। आप क्या कर रहे हैं? मुक्ति का सपना देख रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि सतह से उठता हुआ आदमी जो है वो भगवान की ओर जा रहा है, क्योंकि मुक्ति के लिए धरती से उठ करके स्वर्ग में जाना होता है। तो आपने एक सपना देखा, और सपने में देखा कि सतह से उठकर आदमी कहां जा रहा है? सतह से उठ करके जा रहा है ऊपर की तरफ, है ना। कुछ कुछ धूल उड़ रही है, भूरी भूरी खाक धूल उड़ रही है। चांद भी दिखाई दे रहा है, तो चांद भी मुंह टेढ़ा करके देख रहा है कि ये कौन है यार, ये कहां आ गया है, स्वर्ग की तरफ कौन आ रहा है। बहुत इसको इमेजिन करते हुए चलना, आपको याद आ जाएगा। देखो आप एक सपना देख रहे हो, और उस सपने में क्या देख रहे हो? क्योंकि मुक्ति है ना, तो गजानन किसी आदमी को मुक्ति मिल रही है उस सपने में। मुक्ति कैसे मिलेगी? जब वो पृथ्वी के इस मोह माया के जाल से उठ करके, फ्री होकर के ऊपर की तरफ जाएगा। तो सतह से उठता हुआ आदमी आपको सपने में दिखा, फिर उसके उठते ही जब जमीन से वो उठा ऊपर, तो धूल उड़ने लगी, तो भूरी भूरी खाक धूल भी उड़ी। फिर चांद ने ऊपर से देखा कि यार ये ऊपर कौन आ रहा है, तो चांद का मुंह टेढ़ा हो गया, क्योंकि उसने ऐसे झांक करके देखा होगा ना, चांद का मुंह टेढ़ा हो गया। फिर आपने सोचा नहीं ये तो गलत है, मैं कुछ गलत दिखा है मुझे, तो आपने बोला कि एक बार पुनर्विचार करो कि ऐसा ही हुआ है कि फिर कुछ गलत हो गया। तो कामा ही नहीं एक पुनर्विचार, तो एक पुनर्विचार करो कि ऐसा कैसे हो सकता है यार, कोई आदमी नीचे से उठकर ऊपर कैसे जा रहा है। ये 5 कहानियां, ये 5 जो है चीजें आप एक साथ जोड़ लेंगे। ये 5 आपको याद हो गए होंगे।
अब आते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध के अगले वाली कविताओं पर। नई कविता का आत्मसंघर्ष। देखो, आजकल हाथियों को, गजानन को अपने जीवन के लिए क्या करना पड़ता है? संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि हाथी खाता बहुत है और मनुष्य ने जब से जंगल काटना शुरू किया इनका खाना कम होने लगा, क्योंकि हरियाली कम होती जा रही है ना, हम पेड़ काटे जा रहे हैं रोज रोज। तो नई कविता का आत्मसंघर्ष, तो गजानन को क्या करना पड़ रहा है? आत्मसंघर्ष करना पड़ रहा है। एक साहित्यिक की डायरी, विपात्र ये उपन्यास है, और नई साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। तो ये चार जो है वो एक ऐसी चीजें, रचनाएं हैं जिनमें बहुत ज्यादा मतलब ऐसा याद रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। गजानन माधव मुक्तिबोध ने लिखा कि पहले आत्मसंघर्ष करो मुक्ति के लिए, फिर एक डायरी में जो लिखी हुई बातें हैं, जो वेदों में लिखी हुई, डायरी माने वेद, वेदों में लिखी हुई बातों का पालन करो। विपत्र मतलब उसमें से जो कुछ पत्र रह गए उनका भी पालन करो, और सौंदर्य को पर ध्यान मत दो, मुक्ति पर, अध्यात्म पर ध्यान दो, आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो ऐसे हमें चीजें याद करनी है, ये आपको आराम से याद हो जाएगा। हमने पहले यहाँ एक छोटा सा कोडिंग या कनेक्टिंग प्रोसेस का उपयोग करके हुए इन पांचों को आपस में जोड़ लिया कि भैया मुक्ति चाहिए तो मुक्ति का सपना देख लो। सपना देखा तो एक आदमी सतह से उठ रहा था तो धूल उड़ रही थी और चांद टेढ़ा होकर के देख रहा था, और ये बात हमें अच्छी नहीं लगी, इसलिए हमने फिर से विचार किया, तो पुनर्विचार। तो ऐसे आपको ये पांचों याद हो जाएंगे, चार हमने अलग से याद कर ली। चलो अगले कवि पर आते हैं। अगले कवि हमारे बहुत ज्यादा प्रमुख सुभद्रा कुमारी चौहान। नागपंचमी के दिन इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ, इलाहाबाद के निकट निहालपुर में। उत्तर प्रदेश इनका मतलब वो रहा, ननिहाल रहा। वहां से जब इनकी शादी हुई खंडवा के ठाकुर सिंह के साथ, तो खंडवा के ठाकुर सिंह जो है वो जबलपुर में जाकर रहने लगे, और फिर इनकी कर्म स्थली बन गई मध्य प्रदेश। याद रखना, खंडवा में इनका ससुराल था, कर्म स्थली इनकी खंडवा और जबलपुर रही, क्योंकि ये दोनों स्थानों पर रही हैं। और बाद में एक एक्सीडेंट में इनकी मृत्यु हो जाती है, ये हमें याद रखना है। स्वाधीनता संग्राम मतलब हमारी आजादी की लड़ाई में इन्होंने अनेक यातनाएं झेली, 2 बार जेल गई। असहयोग आंदोलन जो था में भाग लेने वाली प्रथम महिला बनी थी। ये क्वेश्चन अलग तरीके से हमसे पूछा जा चुका है। असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन थी? असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली प्रथम महिला सुभद्रा कुमारी चौहान थी। आपको दिखाई दे रही होंगी भोली भाली सी सूरत। बहुत अच्छे काव्य लिखे इन्होंने, लेकिन इनके जो काव्य थे उनमें रौद्रता दिखाई देती है। झांसी की रानी जैसी इन्होंने कविताएं लिखी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके बारे में 2 पॉइंट और याद रखने हैं। इनको सेक्सरिया पारितोषिक या सेक्सरिया पुरस्कार मुकुल के लिए मिला था। मुकुल नाम का एक कविता संग्रह है इनका, जिसके लिए इनको सेक्सरिया पुरस्कार मिला, और एक बार सेक्सरिया पुरस्कार इनको बिखरे मोती के लिए मिला। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, मुकुल और बिखरे मोती के लिए इनको सेक्सरिया पुरस्कार मिला। भारत की जो तटरक्षीय सेना है, भारत की जो कोस्टल गार्ड सेना है, उसने 2006 में सुभद्रा कुमारी चौहान के नाम पर एक शिप का नाम रखा। याद रखना, राष्ट्रपिता के प्रेम की भावना को सम्मानित करने के लिए एक नवनियुक्त तटरक्षक जहाज को सुभद्रा कुमारी के नाम पर सुभद्रा नाम दिया गया, और यह हमें याद रखना है। यह विशेष आपको विशेष मैं करंट अफेयर्स से दे रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कविताएं हैं वो हमें याद रखनी है, या उनके जो काव्य रचनाएं हैं, उनकी जो रचनाएं हैं वो हमें याद रहे। कैसे याद करेंगे? आप ये याद करो, समझो कि सुभद्रा जो है, सुभद्रा किसका नाम था? आप थोड़ा हमारे बेक में जाओगे तो आपको याद आएगा कि कृष्ण भगवान का विवाह किससे? रुक्मणी से हुआ। वहीं पे सुभद्रा का वर्णन भी मिलता है, वहीं पे राधा का वर्णन भी मिलता है। अर्थात ये जो कृष्ण के साथी लोग थे उनमें सुभद्रा भी शामिल है। मतलब सुभद्रा का जो वर्णन है वो कृष्ण से जोड़ करके मिलता है हमें, भले इसे वो अर्जुन के रूप में हमें ज्यादा मिलता है, लेकिन आप सुभद्रा को कृष्ण के रूप में याद करें। कृष्ण भगवान कदम के पेड़ पर खेल रहे हैं, या फिर सीधे जोड़ो कि सुभद्रा और मुकुल नाम के, सुभद्रा और मुकुल जो है, मुकुल ये 2 बच्चे हैं। सुभद्रा और मुकुल ये 2 बच्चे ये कदम के पेड़ पर खेल रहे हैं, या कदम के पेड़ पर क्या कर रहे हैं? सुभद्रा और मुकुल, सुभद्रा और मुकुल ये कदम के पेड़ पर खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे? सभा के खेल खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे? सभा के खेल कर रहे थे। अब वहां पे सुभद्रा के गले में 3 धाराओं के मोती थे, या त्रिधारा थी। एक माला थी जिसका नाम त्रिधारा था, उसके वो टूट जाती है तो उसके मोती जो है बिखर जाते हैं।
तो बिखरे मोती एक अलग किताब बन जाएगी, उन्मादिनी। और जैसे ही मोती बिखरते हैं ये दोनों घबरा जाते हैं, उन्माद मच जाता है, तो उन्मादिनी। और फिर क्या होता है, उन बिखरे हुए मोतियों से एक चित्र बनता है जिसे हम सीधे साधे चित्र कहें। मेरा तो जुड़ गया, आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन को बढ़ा लो, अपने आप याद हो जाएगा। कैसे? बड़ी सिंपल है। कदम के पेड़ पर सुभद्रा और मुकुल खेल रहे थे सभा के खेल। क्या खेल रहे थे? सभा के खेल। सुभद्रा के गले में एक माला थी जो क्या थी, त्रिधारा में बट गई, मतलब वो टूट गई। तो सभा के जो त्रिधारा नाम की माला थी वो टूट गई। तो बिखरे मोती जैसे ही टूटे बिखरे तो उन्माद मच गया, जोर जोर से आवाजें आने लगी, जोर जोर से घबराहट होने लगी। और जब वो जमीन पर स्थिर हुए तो उनसे एक चित्र बने जिसे हमने कहा सीधे साधे चित्र। तो ये आपको इतना जो कंटेंट है वो 5-6 किताबें, कदम के पेड़, मुकुल, सभा के खेल, त्रिधारा, बिखरे मोती, उन्मादिनी और सभा के सीधे साधे चित्र, 6-7 आपको किताबों के नाम, संग्रह रचनाओं के नाम याद हो जाएंगे। अब आते हैं झांसी की रानी। तो ये तो वीरता प्रधान है, तो झांसी की रानी ने क्या दर्शाया था? वीरों का कैसा हो बसंत, की वीर जो है उसके जीवन में केवल युद्ध ही तो अंतिम ही प्रमाण है, युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। तो वो युद्ध को दर्शाती है, मतलब वीर जो है वो झांसी की रानी क्या है? वीर है। फिर जलियांवाला बाग में भी तो जो लोग शहीद हुए वो भी वीर थे। 3 रचनाएं वीर रस वाली हैं इनकी, जिनको हमने अलग कर दिया। क्या किया? झांसी की रानी, वीरों का कैसा हो बसंत और जलियांवाला बाग में बसंत, ये तीनों आप अलग से याद रख ले। आपको ये 3 अलग याद रखनी है, ये 7-8 अलग याद रखनी है, 2 पार्ट में तोड़ लो, याद हो जाएगा। फिर से एक बार रिवाइज करो। सुभद्रा और मुकुल कहां खेल रहे थे? कदम के पेड़ पर खेल रहे थे। कहां खेल रहे थे? कदम के पेड़ पर। वहां 3 धारा नाम की एक माला टूटी, उसके बिखरे हुए मोती नीचे गिरे, उन्माद मचा, और जब वो मोती नीचे गिरे तो उनसे एक चित्र बना जिसे हमने कहा सीधे साधे चित्र। अब याद हो गया होगा आप सब लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज असली में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कोडिंग के अलावा भी कनेक्टिंग भी एक चीज होती है ये सिखाना चाह रहा था। इसलिए आज इस वीडियो में मैं किसी भी जो रचनाकार है उसकी रचनाओं को कोडिंग से याद नहीं करा रहा हूं, मैं कनेक्टिंग प्रोसेस से याद करा रहा हूं। ये जो मैं कर रहा हूं इसे कहते हैं कनेक्टिंग प्रोसेस। तो आप अपने आप को थोड़ा विकसित करें कि वही घिसी पिटी बात, छोटा सड़ा पीड़ा सा एक कोड बनाते हैं और आप आपको रटाने की कोशिश करते हैं। नहीं भाई, उससे इतर भी बहुत सारी चीजें हैं, कनेक्टिंग है, कैलकुलेटिंग है, मैपिंग है, बहुत कुछ है, आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। चलो, बालकृष्ण शर्मा नवीन, इनका नाम है बालकृष्ण शर्मा नवीन। शाजापुर के एक विशेष कवि रहे, और ये शाजापुर के जो कवि थे इन्होंने पूरा जीवन गरीबी में बिताया। देश को जहां आवश्यकता लगी स्वतंत्रता आंदोलन में, वहां इन्होंने भाग लिया और देश में ये सिद्ध करने की कोशिश की कि गरीबी और अमीरी का कोई संबंध नहीं है स्वतंत्रता से। इनकी एक पंक्ति मुझे याद है कि कवि मिट जाता है उसका इतिहास अमर हो जाता है, मिट्टी गल जाती है उसका उच्चाहास अमर हो जाता है। ऐसी इन्होंने एक रचना की 2 लाइनें लिखी थी और ये प्रेजेंट किया कि भैया आपके कर्म ही आपको अमीर बनाते हैं, आपको इतिहास में याद करने योग्य बनाते हैं। राजभाषा आयोग जो बना था उसके सदस्य थे, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा साहित्यकार राजभाषा आयोग का सदस्य था? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन याद रखेंगे। हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रभा प्रताप और कर्मवीर हमने याद किए थे, उसमें से कर्मवीर हटा दो क्योंकि बालकृष्ण शर्मा कर्मवीर नहीं है, ये तो गरीब आदमी है, हमारे आजादी के साहित्य को लिख रहे हैं। तो प्रभा और प्रताप जो है वो इनकी रचना है। अब देखो, कृष्ण भगवान को गोपियां पसंद है और गोपियां जो है वो लड़कियों के रूप में है, तो इनकी सारी रचनाएं जो है वो लड़कियों के नाम पर है। उनमें से एक लड़की का नाम हम रख लेते हैं उर्मिला। एक देखो, उर्मिला जो है, याद रखना, उर्मिला जो है उसने क्या किया है? उसने विष पी लिया है। क्या पी लिया है? विष पी लिया। अब जब विष पी लिया तो उसके तो प्राण संकट में आ गए, तो प्राण संकट में आ गए, उसके प्राण अर्पित हो जाएंगे, है ना। तो वो उर्मिला जो है उसके पति ने विष पिया है या उसने विष पिया है, उसके प्राण संकट में आ गए हैं। उसका जो कुमकुम है, कुमकुम क्या होता है? जो सुहागन महिला अपने माथे पर लगाती है पति के निशान के रूप में, तो वो कुमकुम जो है वो डगमगाने लगा है
उस कुमकुम से एक रेखा बनाई जाती है ना, ऐसे मांग भरते हैं तो मांग एक रेखा होती है, तो कुमकुम से क्या करते हैं, कुमकुम से एक रेखा भरी जाती है, रेखा बनाई जाती है जो उसके सुहागी होने की निशानी होती है। और पलक झपकते ही ये रेखा मिट गई, याद रखना, और सब स्तब्ध रह गए विनोभात स्तवन। अब फिर से एक बार मैं आपको कनेक्ट करके बताता हूं। बाल कृष्ण शर्मा नवीन, बाल कृष्ण शर्मा नवीन मतलब छोटे वाले कृष्ण, उनको गोपियां पसंद है, और गोपी का नाम क्या है, उर्मिला है। क्या नाम है, उर्मिला। उर्मिला के जो पति हैं उन्होंने विष पी लिया है। क्या पी लिया है, हम विष पाई जन्म के, ये विष पी लिया उन्होंने। तो जब विष पी लिया तो उनके प्राण संकट में आ गए हैं, प्राण संकट में आ गए, तो इनका जो कुमकुम है, इनका जो सिंदूर है वो डगमगाने लगा, उसकी जो रेखा है वो मिटने लगी। और जैसे ही ऐसा हुआ तो पलक झपकते ही सब स्तब्ध रह गए, पति जीवित हो गए कृष्ण भगवान के आशीर्वाद से। ऐसा हमने इसको कनेक्ट कर लेना है, कनेक्ट करने से आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि कोड ही बनाया जाए, कनेक्टिंग भी एक याद करने की प्रोसेस होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले हमारे कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। क्या नाम है, भवानी प्रसाद मिश्र। ये भी माखनलाल चतुर्वेदी के साथ होशंगाबाद में पैदा हुए थे। ये प्रसिद्ध हिंदी कवि और गांधीवादी विचारक माने जाते हैं। गांधीवाद पर ज्यादा फोकस किया इन्होंने। फोटो लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। इनकी कविताएं हमें याद रखनी है, क्योंकि गांधीवादी कवि थे तो गांधी पर इन्होंने एक रचना लिखी जिसका नाम है गांधी पंचशती। क्या लिखा है, गांधी पंचशती। ये याद रखना, किसकी रचना है गांधी पंचशती, भवानी प्रसाद मिश्र की, याद रह जाएगा। चलो अब भवानी प्रसाद, तो भवानी हमारी जो माता है, 9 दुर्गा में से भवानी होती है ना, वो भवानी माता की बात कर रहे हैं। भवानी माता को अगर वो धरती पर प्रकट हो जाए तो सब चकित रह जाएंगे। तो सब चकित है दुख, चकित है दुख, ये याद हो जाएगा। और जैसे ही माता दिखेंगी सब उनकी आरती उतारने लगेंगे ना, तो गीत गाने लगेंगे, गीत फरोश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गीत फरोश। और जब गीत गाने लगेंगे तो बुनी हुई रस्सी, बुनी हुई रस्सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, बुनी हुई रस्सी। हम उनको धरती से जाने नहीं देंगे, हमको लगता है कि माता जी यहाँ रहेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा, तो भवानी माता को बुनी हुई रस्सी से बांधने की कोशिश करेंगे। कोशिश कर लो, याद करना है हमें। तो चकित है दुख, देखो जैसे ही भवानी माता ने धरती पर आशीर्वाद, धरती पर अवतार लिया, चकित हो गए दुख, जो दुख थे वो सारे मिट गए। सब लोग उनकी प्रार्थना गाने लगे, गीत फरोश, और उनको रस्सी से बांधने की कोशिश की। जो रस्सी से बंधे हुए थे बंधनों से सब मुक्त हो गए, ऐसा कुछ ना कुछ जोड़ लो अपने हिसाब से। तो भवानी प्रसाद मिश्र आपको याद हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। हरिशंकर परसाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग व्यक्ति हैं ये 3 लोग। भवानी प्रसाद मिश्र व्यंग्यकार हैं, हरिशंकर परसाई व्यंग्यकार हैं, और एक व्यक्ति और मैं आपको बता रहा हूं, शरद जोशी। तीनों के तीनों व्यंग्यकार हैं। इन तीनों की रचनाएं बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं। इन्होंने तो ये लिख दिया, पूछिए परसाई से। क्या लिख दिया, एक किताब का नाम है पूछिए परसाई से। मैंने इनका फोटो ना लगाते हुए पूछिए परसाई से किताब का फोटो लगाया है। इनकी कितनी इंटरेस्टिंग किताब रही होगी, पूछिए परसाई से, मुझसे ही पूछ लो। चलो 1924 में जन्मे, कहां, होशंगाबाद में। भाई होशंगाबाद कवियों की जन्मस्थली रहा है। वसुधा और प्रहरी नाम की पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। आपको याद रखना है कि वसुधा और प्रहरी का प्रकाशन किसने किया, हरिशंकर परसाई ने। हरिशंकर परसाई, इसमें क्या छुपा हुआ है, शंकर भी छुपा है, हरि भी छुपा है ना। तो ये देखो यहाँ प्रहरी, प्रहरी, तो प्रहरी में ये हरि छुपा हुआ है, तो प्रहरी किसकी रचना है, हरि की। और वसुधा, वसुधा शंकर भगवान ने अपने कंठ में संभाल कर रखा हुआ है, तो भी याद हो जाएगा। ये दोनों याद हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इनकी जो रचनाएं हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो याद करनी है। इसको हमने 2-3 भागों में बांट लिया है याद करने के लिए। 2 तो ऐसे याद कर लो कि हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे। भाई कभी कभी हंसते हैं, कभी कभी रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरते हैं। जब अच्छे दिन आते हैं तो हंसते हैं, बुरे दिन आते हैं तो रोते हैं। तो ये 2 रचनाएं आपको याद हो जाएंगी, हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे। किसकी रचनाएं है, हरिशंकर परसाई की। अब एक यहां से शुरू करते हैं। तब की बात और थी जब भूत के पांव, इनको एक दूसरे के साथ मैंने जमा कर रखा हुआ है। तब की बात और थी जब भूत के पांव पीछे थे, तब की बात और थी जब भूत के पांव पीछे थे। भाई शंकर भगवान से आपको क्या याद आता है, भूत याद आता है ना।
तो तब की बात और थी जब भूत के पांव पीछे होते थे, पगडंडी का जमाना होता था। अब तो सड़कें बन गई। बेईमानी की परत चढ़ी हुई थी लोगों के ऊपर, सदाचार का तावीज पहन लेते थे। देखो कितनी सरल है। तब की बात और थी जब भूत के पांव पीछे थे। पहली बात, पगडंडियों का जमाना था, बेईमानी की परत चढ़ी थी, सदाचार का तावीज पहन रखते थे, और शिकायत तो सबको होती थी, तो मुझे भी है शिकायत, मुझे भी है। ये सब एक साथ कर लेना, ये पांचों के छह ये एक साथ जोड़ करके याद करो, ये दो एक साथ जोड़ करके याद करो। और यहां से अब हम वैष्णो देवी की यात्रा करके आते हैं, एक अलग तीसरा कनेक्टिंग प्रोसेस बनाते हैं। तो हरिशंकर भगवान कहां चले गए? ये वैष्णो देवी चले गए। तो वैष्णो देवी में बर्फ जमी होती है, तो बर्फ पे आप फिसलते हैं ना, तो वैष्णव की फिसलन ये याद हो जाएगा। अब जब वहां से बहुत सारे लोग निकलते हैं तो तिरछा तिरछा चलना पड़ता है, क्योंकि सीधे चलोगे तो फिसल जाओगे, तो उससे तिरछी रेखाएं बन गई। तो भैया ये जो बड़े बड़े पर्वत के पहाड़ थे वैष्णो देवी वाले, वहां पर हम चढ़ रहे थे, तो तिरछी तिरछे चलना पड़ रहा है, तो तिरछी रेखाएं। अब क्योंकि बर्फ पड़ा हुआ है तो ठंड बहुत है, तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा अगली रचना? ठिठुरता हुआ गणतंत्र। अब विकलांग आदमी कैसे चढ़े? तो उस पर हमें श्रद्धा आती है, तो विकलांग श्रद्धा का दौर। वहां हमने देखा कि तुलसीदास जो है वो तो चंदन घिस रहे हैं, और निठल्ले जो है वो डायरी लिख रहे हैं। क्या देखा हमने? कि बर्फ में बैठकर तुलसीदास चंदन घिसे और निठल्ले डायरी लिखे। मतलब वैसे होना चाहिए कि तुलसीदास जी डायरी लिखे, रामचरितमानस लिखा जाए, लेकिन वहां हो रहा है उल्टा, तुलसीदास चंदन घिसे और निठल्ले डायरी लिखे। ऐसे याद कर लेना है, कनेक्टिंग करना है अपने को। देखो वैष्णो देवी गए, वहां पे फिसलन थी बहुत सारी, तो वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, तुलसीदास चंदन घिसे और निठल्लों की डायरी। तो अब आपको ये याद हो जाने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। अगले व्यक्ति हैं शरद जोशी, बहुत अच्छे व्यंग्यकार रहे उज्जैन के विशेष पत्रकारों में इनका नाम रहा, और बाद में राष्ट्रीय स्तर पर इनको पहचाना गया। इनकी कुछ रचनाएं हमें याद रखनी है, तो वही हम किताब तोड़ लेते हैं इनको दो तीन। अगले हमारे कवि हैं नंदनदास, बाल कवि बैरागी और नंदनदास बैरागी। आपको इनको याद रखना है, ये महत्वपूर्ण कवि हैं हमारे लिए। कैसे याद रखेंगे? तो इनकी जो कविता, देखो अब हम इन कवियों के बारे में बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं ना, इनके बारे में बहुत सारी बातें हमें याद नहीं रखनी है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न नहीं पूछे गए, केवल कल कविताओं से प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला जो आपको याद रखना है वो दो पार्ट में इसको तोड़ लिया हमने भी। अब एक गांव है जहां पे नंदनदास बैरागी या बाल कवि बैरागी रहते हैं, बड़नगर उज्जैन के पास के ही हैं ये। और यहाँ पर जो है सरपंच, उसे एक आदमी दो टुक सुना देता है। क्या सुना देता है? वो काम नहीं कर रहा होगा, तो सरपंच को किसी ने दो टुक सुना दी, तो दो रचनाएं बन गई, सरपंच और दो टुक। अब फिर सरपंच को गुस्सा आ गया, तो उसने ललकारा उसे। तो जब सरपंच ने उसे ललकारा तो सामने वाले की भी बेइज्जती हो गई, क्योंकि सरपंच की तो बेइज्जती हो ही चुकी थी। तो फिर दोनों दर्द में दीवाने हो गए। क्या हो गए? दर्द में दीवाने। या सरपंच उस ललकार से, सरपंच ने दर्द में दीवाना होकर के ललकारा और उसको कहा कि भाई तूने चांद पर धब्बे लगा दिए हैं, तूने चांद जैसे ईमानदार व्यक्ति को झूठा ठहराने की कोशिश की है। कुल मिलाकर 5 बातें हैं, आपस में जोड़नी है। कैसे जोड़ेंगे? बड़ी सिंपल है। सरपंच जी ईमानदार व्यक्ति हैं, एक आदमी आता है और इनको दो टुक सुना देता है, तो सरपंच हो गया, फिर दो टुक हो गया, ये याद हो गया। फिर सरपंच को दो टुक सुनाने के बाद सरपंच जी को दर्द से दीवाने हो गए हैं और उन्होंने ललकारा और कहा कि तूने चांद पर धब्बा लगाया है। क्या कहा है? चांद पर धब्बा लगाया है। 5 चीजें आपको एक साथ कनेक्ट करनी है, एक साथ इनको जोड़ो और नंददास बैरागी याद रखो। इनकी 5 रचनाएं याद रह जाएंगी। इनकी कुछ 2-3 कविताएं, रचनाएं जो हैं वो देश प्रेम की हैं। एक में वो कह रहे हैं भावी रक्षक देश के। क्या है? हम भावी रक्षक देश के, अपनी गंध नहीं बेचूंगा, सारा देश हमारा, और दीवट पर दीव। ये हमें अलग याद रखनी है। देश के बारे में क्या कह रहे हैं वो? देश के बारे में कह रहे हैं कि हमारा देश जो दीवट पर दीप के समान है। फिर सारा देश हमारा ही है। फिर मैं अपना देश का कुछ भी नहीं बेचूंगा, इवन मैं अपनी गंध भी नहीं बेचूंगा, और भावी रक्षक है हम देश के। तो ये चारों एक साथ देश के साथ जोड़ करके याद हो जाएंगी। बाल कवि बैरागी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। मुल्ला रामोजी, नाम क्या है? मुल्ला रामोजी। तो मुल्ला रामोजी भी मिलता है, कहीं कहीं रामोजी भी मिलता है, दोनों एक ही है। मुल्ला रामोजी की जो रचनाएं हैं, भोपाल के कवि है। कहाँ के ये?
भोपाल के कवि हैं, उर्दू शायर हैं, याद रखिएगा, उर्दू शायर हैं और भोपाल के कवि हैं। उर्दू में सारी रचनाएं इन्होंने अपनी लिखी और अपने उर्दू साहित्य को समृद्ध बनाने में फोकस किया। अब देखो जो मुल्ला जी हैं वो कभी शादी नहीं करते, क्या नहीं करते, शादी नहीं करते, क्योंकि अंगूर की बेटी से मोहब्बत हो गई थी उनको, एक गाने में बोला जाता था ना, तो वो कभी शादी नहीं करते हैं, अंगूर नहीं खाते हैं, औरत जात से दूर रहते हैं। ये मुल्ला जी जो धर्म का पालन कर रहे हैं वो उनके बारे में, या किसी धर्म विशेष की बात नहीं चल रही, मैं तो आपको याद कराने के लिए कह रहा हूं, मेरा किसी धर्म से कोई मतलब नहीं है भैया। पहली बात कि मुल्ला जी जो है वो शादी नहीं करते, याद हो जाएगा आपको। अंगूरी जैसी औरतों से वो दूर रहते हैं, तो औरत जात याद रह जाती है। औरत उनको लाठी और भैंस के समान नजर आती है, क्योंकि उनको जिंदगी अकेले ही जीनी है। पांचों एक साथ जोड़ लो, याद हो जाएगी। कैसे याद किया हमने? शादी पहला याद हो जाएगा, अंगूरा, फिर औरत जात, फिर लाठी और भैंस, और फिर जिंदगी। ये एक साथ जोड़ करके आपको याद कर लेनी है। आगे आते हैं मुसाफिर खाना, सुबह की लताफत। तो मुसाफिर जो है, अगर हमें कहीं जाना होता है तो सुबह सुबह बहुत जल्दी जल्दी काम निपटाने होते हैं ना, तो मुसाफिर हो अगर बनना है तो आपको सुबह की लताफत से जूझना पड़ेगा। और एक क्रम याद कर लो, जहां भी गुलाबी शब्द आ जाए, जहां भी गुलाबी शब्द आ जाए, वो सब का सब मुल्ला रामोजी ने लिखा है। गुलाबी उर्दू, गुलाबी शायरी, मुजाम्बुम गुलाबी उर्दू, मिकालात गुलाबी उर्दू, खवातीन सवाने, खतूते दीवाने उर्दू, ये सब इनकी रचना है। जहां गुलाबी उर्दू या गुलाबी शब्द आया वहां पर सब कुछ हो जाता है मुल्ला रामोजी के नाम से। तो ये हमने 5 चीजें अलग से याद कर ली, शादी, अंगूरा, औरत जात, लाठी और भैंस, जिंदगी, ये पांचों हमने अलग से याद की। फिर मुसाफिर खाना, सुबह की लताफत, और फिर एक बार में एक वर्ड में याद कर लिया कि जो भी गुलाबी शब्द से जुड़ा हुआ है वो सब मुल्ला रामोजी की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, क्या नाम है? नंद दुलारे वाजपेयी। इनकी कुछ रचनाएं हमें याद करनी है, उसको भी हमने 2 भागों में बांट लिया। देखो यहां आपको सब जगह एक कॉमन बात दिख रही होगी, हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य की जगह आधुनिक साहित्य। तो जहां ये शब्द आ रहे हैं, हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य, क्या है? देखो, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, हिंदी साहित्य का सृजन और समीक्षा, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, और आधुनिक साहित्य। तो ये ऐसी जो रचनाएं हैं वो किसकी है? नंद आचार्य जी ही करेंगे हिंदी में रचनाएं। तो कौन करेगा? आचार्य, क्योंकि सर तो इंग्लिश में रचनाएं करते हैं, आचार्य हिंदी में रचनाएं करते हैं। तो हिंदी साहित्य ऐसी रचनाएं वहां नंद आचार्य वाजपेयी जी हो जाएंगे। राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं, राष्ट्रीय साहित्य और निबंध, और प्रकीर्णन, ये भी तीनों की तीनों रचनाएं इन्हीं की हैं, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। देखो इसमें से पीछे वाले शब्द से वाजपेयी निकाल लो। वाजपेयी जी क्या थे? राष्ट्र की कुछ समस्याओं को सॉल्व कर दी उन्होंने, राष्ट्रीय साहित्य पर कुछ निबंध लिख दिए उन्होंने, और प्रकीर्णन भी लिख दिया उन्होंने। तो ये तीनों वाजपेयी जी के नाम से, और ये वाला आचार्य जी के नाम से, ये वाला वाजपेयी जी के नाम से जोड़ करके याद कर लिया, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनिल माधव दवे। वैसे अनिल माधव दवे क्या है? ये पर्यावरणविद हैं। क्या है? पर्यावरणविद हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने 3 रचनाएं लिखी है। नर्मदा समग्र पूछा जा चुका है, इसलिए अब यहां मैं केवल वही बता रहा हूं जो पूछा गया है, यहां से मैं वही बता रहा हूं। तो नर्मदा समग्र हमें याद रखना है। अनिल माधव दवे याद रखना। अनिल, ये जो अनिल शब्द है इससे आपको जल, अनल, अनल मतलब आग, अनिल मतलब पानी, तो पानी जो है वो कहाँ है? नर्मदा में। तो अनल जो है वो नर्मदा समग्र है। शिवाजी और सूरज, ये भी इनकी रचना है। रोटी और कलम की कहानी, ये भी इन्हीं की रचना है। तो अनिल माधव दवे की केवल 3 किताबें हैं, तीनों याद हो जाएंगी, बहुत ज्यादा नहीं है इसलिए मैं कोड वर्ड कनेक्टिंग कुछ नहीं कर रहा हूं। अनिल माधव दवे जो है उन्होंने क्या लिखा? नर्मदा समग्र। वही ऐसी की ऐसी अमृतलाल बेगड़ की भी रचनाएं हैं नर्मदा के ऊपर, नर्मदा के चारों परिक्रमा कर दी उन्होंने, बहुत सारा किताबें लिखी हैं। नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो, नर्मदा के बारे में खूब सारी रचनाएं हैं, लेकिन नर्मदा समग्र जो है वो पर्यावरणविद अनिल माधव की है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रकांत देवताले, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इनकी केवल 3 रचनाएं याद रख लो। देखो चंद्रकांत देवताले, नाम क्या है? देवताले। भैया पहले तो
हमने चंद्रकांत सुनते ही हमें ऐसा फील होता है, आश्चर्य वाली कोई बात होती है ना, देव ताले मतलब दांत तले दबा दी हमने उंगली, दांत तले उंगली कब दबाते हो आप? जब दीवार पर खून देखते हो। अगर आपने अपने घर में दीवार पर खून देख लिया तो दांत तले उंगली दबा लोगे। पत्थर की बेंच बनी हुई रहे तो भी हम भी क्या बना लेंगे? दांत तले उंगली दबा लेंगे। उजड़ा हुआ संग्रहालय, तीनों एक जगह पे है, आप एक घर में हैं और वो घर एक उजड़ा हुआ संग्रहालय हो जाए तो आप दांत तले उंगली दबा लोगे। वहां पत्थर की बेंच दिख जाए तो आप दांत तले उंगली दबा लोगे। और दीवारों पर अगर खून दिख जाओ तो आप दांत तले उंगली दबा लोगे। तो दांत तले उंगली दबाने से चंद्रकांत देवताले के साथ ये तीनों को जोड़ लिया हमने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात हमें याद रखनी है, कामता प्रसाद गुरु। कामता प्रसाद गुरु की 2 रचनाएं केवल। हिंदुस्तानी शिष्टाचार क्या है? हिंदुस्तानी शिष्टाचार। तो हमारे जो गुरु होते हैं उन्होंने हमारे हिंदुस्तान में शिष्टाचार का पाठ सिखाया है। और पार्वती और यशोदा, तो कामता प्रसाद, तो पार्वती माता की क्या दे दो? प्रसाद दे दो, प्रसाद दे दो आप। कामता पार्वती माता, पार्वती और यशोदा की प्रसाद दे दो, तो ऐसे याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का नाम जिसने भी नहीं सुना है वो इस वीडियो लेक्चर को बंद करके रख दे भैया। अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर में जन्मे, एक कवि भी रहे, भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। तो हम एक कवि के नजरिए से जब देखते हैं तो देखते हैं कि उन्होंने 51 कविताएं, मेरी 51 कविताएं लिखी। पहली बात तो 30 दशक लिखे, 3 दशक, क्योंकि 3 दशक तक लगातार 6 बार वो लोकसभा में गए, मतलब 30 साल तक लगातार लोकसभा में रहे, तो उन्होंने उस पर किताब लिख दी, कविता लिख दी, संसद के 3 दशक। 51, 30, रग रग हिंदू मेरा परिचय, ये कविता सबने यूट्यूब पर किसी न किसी तरीके से सुनी हुई, तो ये याद मत करो, ये 51 याद कर लो और ये 30 याद रख लो, तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी भी याद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हमने मध्य प्रदेश के सारे जो साहित्यकार थे उनको फोकस कर लिया है, उनकी कृतियों पर बात कर ली। अब हम आते हैं मध्य प्रदेश के लोक साहित्यकार पर। पहले तो ये समझ आए कि लोक साहित्यकार क्या होते हैं भैया। लोक साहित्यकार उन साहित्यकारों को कहते हैं जो जन सामान्य की भाषा में, जन सामान्य की भाषा में, जन सामान्य के लिए, जन सामान्य के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कुछ बोलते हैं, लिखते हैं या रचनाएं करते हैं। उसी में एक प्रमुख व्यक्ति रहे संत सिंगाजी। संत सिंगाजी का जन्म 1571 में हुआ। कहां? पीपलिया खंडवा में। याद रखना है, खरगोन मत चिपका के आना, खंडवा याद रखना। देखो, संत और सिंगाजी ये 2 खंड हो गए, तो सिंगाजी जो है वो खंडवा में रहने वाले थे, कबीर के समकालीन थे, इसलिए इनको निमाड़ का कबीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निमाड़ का कबीर भी कहा जाता है। कर्म स्थली भी इनकी खंडवा रही। इनके शिष्य, ये किसके शिष्य थे? बेमदास के शिष्य थे। निमाड़ क्षेत्र के लोक साहित्यकार कहलाते हैं। निमाड़ी बोली में इन्होंने रचनाएं की। क्या रचनाएं की वो याद रखना। इन्होंने 7 बार लिखा, 12 मासी ली। देखो कितने अच्छे, 7 दिन होते हैं हफ्ते में तो 7 कर लिया। 15 तिथि होती है, 15 2 तिथियां होती है ना, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, ऐसे ही होता है ना भैया। एक महीने के 2 पक्ष होते हैं, 15 दिन का एक, 15 दिन का एक शुक्ल पक्ष चलता है, 15 दिन कृष्ण पक्ष चलता है। तो 7 दिन का एक हफ्ता, 15 दिन की 2 तिथियां, 12 मासा मतलब 12 महीने, दोष प्रबोध और नारद शरद, ये 5 रचनाएं हैं, बड़ी आसान है, संत सिंगाजी की याद कर लो। 7, 12, 15, ये 5, 3 तो याद हो गई। दोष प्रबोध और नरद शरद, बड़ी सरल सी रचनाएं हैं, 5 रचनाएं आपको याद कर लेनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगले लोक कवि हैं इसूरी। इसूरी कहां के कवि हैं? इसूरी हैं बुंदेलखंड के महान कवि। ये 1989 में जन्मे, झांसी उत्तर प्रदेश जो है इनकी मूल स्थान रहा या झांसी से जुड़े हुए रहे। इनकी किताबें याद करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सब में इसूरी लिखा हुआ है। इसूरी के फाग, इसूरी सतसई, इसूरी प्रकाश, इसूरी प्रकाश, इसूरी सतसई, इसूरी के फाग, ये तीनों में इसूरी लगा हुआ है। नाम याद करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन एक फैक्ट स्पेशली याद रख लो, कौन सा? गंगाधर, ख्यालराम और इसूरी, इन तीनों को बुंदेलखंड के जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वहां वृहद त्रयी के नाम से जाना जाता है। ये फैक्ट मिस मत करना है, ये याद रख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। नेक्स्ट जो है हमारे लोक कवि वो जगनिक है। जगनिक के बारे में सब कुछ जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि कालिंजन के जो नरेश थे, कालिंजर के जो नरेश थे परमल देव, कौन से? परमल खाते ना आप, वो भी परमल देव। उन परमल देव जो है
उनके या चंदेल शासकों के दरबार के कवि या महान कवि रहे हैं। इन्होंने आलाखंड और परिमल रासो, क्योंकि परिमल नाम के राजा के दरबार में रहे इसलिए परिमल रासो नाम की किताब लिखी। आला उदल के समय रहे इसलिए आला खंड नाम की रचना लिखी। आलाखंड विश्व की सबसे लंबी लोक कथा है। इसमें आला उदल की 52 लड़ाइयों का विस्तृत वर्णन मिलता है, यह हमें याद रखना है। सर्वप्रथम इडियट नाम के व्यक्ति ने इसको लिपिबद्ध किया था, उन 52 लड़ाइयों को या उनके बारे में जो बातें हैं, या आलाखंड जो है इसे लिपिबद्ध किया इलियट ने, याद रख लेना। बड़ी सरल सी 5 बातें बताई, पांचों याद हो जाएंगी आपको। आगे बढ़ते हैं। घाघ अंतिम लोक कवि। देखो मध्य प्रदेश में 4 लोक कवि माने जाते हैं। कौन कौन? संत सिंगा जी, जगनिक, ईसुरी और घाघ। घाघ जो है ये कृषि विशेषज्ञ है, ऋतु विशेषज्ञ है, याद रखना। ये क्या है? ऋतु विशेषज्ञ, याद रख लिया। ऋतु विशेषज्ञ या कृषि विशेषज्ञ। इन्होंने ऐसी ऐसी भविष्यवाणियां की जिनसे कृषि के बारे में लोग कब क्या बोना है, कब क्या उखाड़ना है, कब क्या खोदना है, सबकी जानकारी मिलती है। अकबर के समकालीन रहे, याद रखना। इन्होंने कृषि को सर्वोत्तम व्यवसाय घोषित किया। आपने वो मालवा में कहावत सुनी होगी कि जो नौकरी है ये नीच नौकरी बड़ो निदान, ऐसे ऐसे एक कहावत इन्होंने बहुत फेमस कर रखी है। उच्च कृषि को इन्होंने क्या बताया? कृषि को इन्होंने सर्वोच्च बताया। फिर इन्होंने धंधा करने को दूसरा नंबर दिया, और नौकरी करने को इन्होंने नीच बताया। नीच नौकरी बड़ो निदान, ऐसे इन्होंने नीच नौकरी या नौकरी को इन्होंने नीच कह करके, नीच कार्य कह करके संबोधित किया। हमने इस वीडियो में मध्य प्रदेश के सारे आधुनिक कवियों और मध्य प्रदेश के सारे लोक कवियों पर फोकस किया। उम्मीद है कि आपको ये सब याद हो जाएगा आज से, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम बचा है। आप अपने शेड्यूल को बहुत व्यवस्थित रखें, खाने पीने की चीजों पर ध्यान दें, व्यवस्थित पानी पीते रहें, बार बार पानी पीते रहें। गर्मी बहुत ज्यादा है, पानी पीना बहुत जरूरी है। डिहाइड्रेशन हुआ बहुत सारी दूसरी समस्याएं पैदा हो जाएंगी। मेरे प्यारों, हमें इस एग्जाम में अपना वर्चस्व स्थापित करना है। आप सब लोगों को पास होना है। आप सब लोगों को मुझे सिद्ध करके बताना है कि मैंने जो मेहनत की है वो सफल हुई। चलिए अलविदा लेते हैं। आज का टारगेट आपको व्हाट्सएप पे मैं सेंड कर दूंगा। आज रात से हम अपनी स्टडी को एक नए दौर में ले जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।